आपको पता है कि आज पूरी दुनिया में कोरोना की जो बीमारी है वो पूरी तरह से फैल चुकी है और आंकड़े ये कह रहे हैं कि भारत में तकरीबन 30,000 लोग कोरोना के वायरस से ग्रसित हो गए हैं। सरकार गरीब लोगों को रोज़ी रोटी दवा देने में पूरी तरह से नाकाम है, लेकिन इस बीच में सरकार ये काम बहुत ही ज़ोर शोर से कर रही है। वो अपने विरोधियों को, मतलब ये कि जो सरकार की पॉलिसी और उनकी नीति के साथ सुर में सुर मिला के नहीं बोलते हैं, उनके ऊपर शिकंजा कस रही है, उनके ऊपर ड्राइकोनियन काला कानून उनके ऊपर लगाया जा रहा है और उनको कई झूठे मुकदमों में गिरफ्तार भी किया गया है। मंगल के रोज़ की बात है कि ये खबर आनी शुरू हुई कि UAPA एक कानून है, बहुत ही काला, बहुत ही ड्राइकोनियन कानून है, जिसके तहत आपको कई महीनों तक जेल में डाला जा सकता है, आपको ज़मानत नहीं मिलेगी और आपको खुद अपनी मासूमियत और खुद को निर्दोष होने को साबित करना पड़ेगा। इस UAPA में JNU जामिया के बहुत सारे छात्रों को इस UPA में मुकदमे में उनको पुलिस ने, दिल्ली की जो स्पेशल पुलिस है, उसने उस मुकदमे में उसमें डाल दिया। उमर खालिद का नाम आप लोग जानते ही हैं। उमर खालिद JNU के छात्र नेता हैं। JNU के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज से उन्होंने PhD की पढ़ाई पूरी की है। उनके खिलाफ भी पुलिस ने, दिल्ली पुलिस की जो स्पेशल सेल है, उसने उनके खिलाफ UAPA लगा दिया है। इसके अलावा जामिया के ही एक और छात्र मीरान हैदर और एक वीमेन जो स्टूडेंट हैं सफूरा जरगर के खिलाफ भी ये UAPA लगा दिया गया है। इतने लोगों पे UAPA लगाया गया है इन दिनों में कि जिनका नाम मैं अभी सबका ले नहीं सकता। बाबा साहब अम्बेडकर के रिश्तेदार और बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल आनल तिलतुमड़े, इसके अलावा ह्यूमन राइट्स के एक्टिविस्ट गौतम नवलखा, इन सब लोगों को पकड़ा जा रहा है। अब आप ही जरा सोचिए, यह वक्त है क्या सरकार को कि वो अपने विरोधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करे? ये सरकार पूरी तरह से बदले की भावना से ग्रसित होकर लोगों को पकड़ रही है और ख़ास तौर पे इसका जो निशाना है वो ख़ास करके जो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जो अल्पसंख्यक समाज के जो माइनॉरिटी सेक्शंस के जो लोग हैं, उनको एक ख़ास तौर से निशाना बना रही है। मीरान हैदर का नाम आपको बताया, उमर खालिद का नाम मैं जिक्र कर चुका हूँ। एक और JNU के छात्र जिनका नाम चिंगिस खान है, उन्होंने कुछ दिन पहले मणिपुर के अखबार में एक छोटा सा आर्टिकल लिखा कि वहाँ के लोगों को डिस्प्लेस यानी विस्थापित किया जा रहा है, उनकी ज़मीन लूटी जा रही है और इसके खिलाफ में उनके खिलाफ सेडिशंस का चार्जेस, देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर ला के जेल में डाल दिया गया। बाद में वो छूट गए। कश्मीर में भी पत्रकारों को बुरी तरह से परेशान किया जा रहा है। तो आप ये सोचिए कि ये सरकार किस दिशा में जा रही है। लोगों को रोजी रोटी, कपड़ा, दवा देने में सरकार पूरी तरह से नाकाम है। एक के बाद कुछ दिन पहले तक तबलीगी जमात का मामला चल रहा था और ये कहा जा रहा था कि तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना वायरस को फैलाया है। अगर तबलीगी जमात के लोगों ने कोरोना वायरस को फैलाया है तो क्या वजह है कि तबलीगी जमात के जो प्रेसिडेंट हैं मौलाना साद साहब, उनके ऊपर जब उनका जांच किया गया तो वो कोरोना की बीमारी में वो निगेटिव पाए गए, यानी उनके अंदर में बीमारी नहीं थी। और तबलीगी जमात के लोग अपना खून दे रहे हैं, जिसको प्लाज्मा कहते हैं, इस बीमारी को दूर करने के लिए। तो पहले तबलीगियों का खेल चला, लेकिन कुछ दिन तबलीगियों का खेल चलने के बाद जब सरकार को लगा कि अब लोग इसको समझ चुके हैं, तो फिर नौजवानों को शिकंजा कसना इसने शुरू कर दिया। और मैं यहाँ पर जिक्र करूँगा उमर खालिद का खास तौर से। उमर खालिद JNU में उन्होंने MA, MPhil और PhD की पढ़ाई की है।
2009 में जेएनयू में पढ़ने के लिए आते हैं। इससे पहले उन्होंने हिस्ट्री की पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक बड़े कॉलेज से की थी। और जब वो जेएनयू में आए तो शुरुआती के दिनों से ही उन्होंने छात्र राजनीति में उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और उन्होंने जो गरीब के मुद्दे थे, जो खासकर आदिवासी लोगों के जो सवाल थे, उनको उन्होंने काफ़ी केंद्र में रखा अपनी राजनीति का। पढ़ने लिखने में भी उनका जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी बेहतर था। और उन्होंने अपने शोध के दौरान, यानी जब हम पीएचडी या एमफिल लिखते हैं, जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, उसमें भी उन्होंने झारखंड के आदिवासियों के समस्याओं को केंद्र में रखा। और उनके सवाल बड़े वाजिब थे। आपको भी पता है कि इस देश में करोड़ों आदिवासी हैं, खासकर जो सेंट्रल इंडिया है, जो मध्य भारत है, वहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है वहाँ पे उनकी आबादी बहुत ज़्यादा है। कुछ नॉर्थ ईस्ट के इलाके में भी आदिवासी बहुत ज़्यादा तादाद में रहते हैं। लेकिन सरकार क्या कर रही है? सरकार उनके घरों को उजाड़ रही है। उनके घरों को क्यों उजाड़ रही है? कि उनका जो घर है वहाँ जंगल है, पेड़ है, पौधा है, उसके नीचे लोहा है, उसके नीचे कोयला है, उनको उजाड़ के इन सारी चीज़ों को बेचा जाता है और पैसा कमाया जाता है। इसमें बड़ी बड़ी पूंजीपति जो कंपनियां हैं इसके साथ उसमें इन्वॉल्व हैं। और बदले में आदिवासी को क्या मिलता है? उनकी जंगल, उनके घर, उनकी ज़मीन से आपने उनको दूर कर दिया, छीन लिया। उनको साफ पानी पीने को मैसर नहीं है, उनको खाने के लिए नहीं है। और जिन लोगों का विस्थापन होता है मजबूरन उनको शहरों में आना पड़ता है। और जब वो शहरों में आते हैं तो कहाँ रहते हैं? वो फ्लाईओवर के नीचे, पुल के नीचे रहते हैं, झुग्गियों में रहते हैं। और घरों में और साहबों की कोठियों में जाके वो नौकर का काम करते हैं। उनको तनख्वाह भी नहीं मिलती, उनके कोई अधिकार भी नहीं है। तो आप देखिए, जो आदिवासी समाज जिसने बरसों से, हजारों सालों से उस संसाधन को बचा के रखा, उस संसाधन से उतना ही लिया जितना कि उनकी जिंदगी चल सके, उन्होंने कभी इसका दोहन नहीं किया। और आज सरकार उन्हीं के संसाधन को लूट रही है। ये सारे सवाल उमर खालिद की जिंदगी में बहुत अहम थे। और इन बातों को वो अपने लेखनी में, अपने एक्टिविज्म में ये बार बार इन बातों को उठाते थे। उनका जो एमफिल और पीएचडी, जब मैंने आपको कहा कि ये सारे सवालों पे केंद्रित था। और यहाँ पे एक प्रगतिशील जो राजनीति है उसके साथ उन्होंने अपने आप को जोड़ के रखा। लेकिन सरकार को ये सब बातें पसंद नहीं है। अगर आप छात्र हैं, अगर आप सवाल करते हैं, सरकार को पसंद नहीं है। अगर आप सवाल रोजी रोटी से के सवाल पे करते हैं तो सरकार और नाराज हो जाती है। और अगर आपका ताल्लुक किसी माइनॉरिटी यानी किसी पिछड़ा समाज से है, किसी मुस्लिम समाज से है, तो सरकार बिल्कुल गुस्से से लाल हो जाती है। और उनको लगता है कि इन आवाज़ों को दबाना ज़रूरी हो गया है। और इसी बदले की भावना से आप देखेंगे कि देश भर में मुस्लिम नौजवानों को पकड़ पकड़ के उनको झूठे मुकदमों में उनको फंसाया जा रहा है। और जो मीरान के ऊपर जो केस लगा, जो उमर खालिद के ऊपर लगा, जो सफूरा के ऊपर लगा, और दिल्ली के एक और निवासी दानिश के ऊपर भी यही यूपीए लगा है, जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते। इन लोगों का कसूर क्या है? अगर आप पुलिस के इस मुकदमे को अगर पढ़ेंगे, एफआईआर को पढ़ेंगे, तो आपको गुस्सा भी आएगा और आपको हंसी भी आएगी। हंसी इस बात की आएगी कि पुलिस किस तरह से कोई भी इल्जाम किसी के ऊपर कैसे लगा सकती। आपको पता है कि फरवरी में जब दिल्ली का दंगा हुआ तो उसके पीछे हिंदुवादी कट्टर संगठन से जो जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों ने दिन रात मुसलमानों के खिलाफ और नागरिकता कानून का समर्थन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ जहर उगला। यहां तक भी नहीं, जहां पे नागरिकता विरोधी कानून के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से जो प्रदर्शन चल रहा था, वहां पे वो अपने गुंडों के साथ वहां पे पहुंचे और उन्होंने पुलिस की मौजूदगी में कहा कि अगर पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों को यहां से नहीं हटाया तो वो हटा देंगे। कानून कौन तोड़ रहा है? कानून तो हिंदुत्ववादी लोगों ने तोड़ा। कोई भी इंसान अगर प्रदर्शन करना चाहता है, शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहता है, तो इसकी इजाजत हमारा संविधान, हमारा सुप्रीम कोर्ट भी देता है। और आपको भी पता है
कि शाहीन बाग और इसके जैसे जितने भी आंदोलन इस पूरे देश में चले हैं नागरिकता कानून के विरोध में, वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण थे। इसमें हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर हिस्सा लिया। इन प्रदर्शनों के दौरान लोगों ने गांधी, बाबा साहब अंबेडकर का नाम लिया, भगत सिंह का नाम लिया, लोग तिरंगा हाथ में थामे हुए थे। यहाँ पे जिस तरह का इल्जाम लगाया जा रहा है दक्षिणपंथी ताकतों के जरिए, हिंदू कट्टरवादी संगठन के जरिए कि इसमें भड़काऊ बातें कही जा रही थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। और उमर खालिद और जो भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, उन्होंने अपनी राजनीतिक जिम्मेदारी समझी कि इन मीटिंग में जाकर सच्ची बात कहें। और उन्होंने कहा कि ये जो कानून है वो भारत का जो संविधान है, सेकुलरिज्म यानी धर्म के आधार पर हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि ये नागरिकता कानून सेकुलरिज्म के खिलाफ है। और यह बात सिर्फ उमर खालिद ने नहीं कहा है, यह बात देश के बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है। एपी शाह दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने भी ये बात कही। और एक और बात आप जान लीजिए, मोदी जी की एक बहुत ही समर्थक एक पत्रकार महिला हैं, तौलीन सिंह, उन्होंने भी कहा कि ये जो कानून है बिल्कुल खराब है और ये लोगों को मजहब के नाम पे बांटता है। यही बात उमर खालिद ने भी कही, यही बात मिरान हैदर ने भी कही। लेकिन हुआ क्या कि जो असल में दंगाई थे उनको सरकार ने कुछ नहीं किया, उन पे कोई लगाम नहीं लगाई। दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस मुरलीधरन ने भी कहा था कि जो भड़काऊ भाषण दे रहे हैं दिल्ली दंगों के दौरान, उनको पकड़ के लाइए। लेकिन क्या किया गया, मुरलीधरन को रातों रात उनका तबादला कर दिया गया और फिर दक्षिणपंथी जो कट्टरपंथी जो हिंदुत्व के लोगों थे उनको बचाया गया। और सरकार बड़ी बेशर्मी के साथ फिर जो असल जो जिम्मेदार लोग थे उनको छोड़ के उनको वो बचा रही है। और जो मासूम लोग हैं, जो भारत को बचाना चाहते हैं, जो उमर खालिद जैसे लोग हैं, उनके पीछे सरकार पड़ गई है और उनके खिलाफ यूएपीए लग गया है। शर्जील इमाम के ऊपर भी इसी तरह से यूएपीए लगा है। और मैंने जैसे आपको शुरू में कहा, यूएपीए बड़ा ही खतरनाक कानून है। इसमें पुलिस आपको पकड़ सकती है, कई कई महीने तक आपको जमानत नहीं मिल सकती है। और आपने पुलिस के सामने जो इकबालिया बयान दिया उसको वो सबूत के तौर पर पेश कर सकती है। आपको पता है कि पुलिस के सामने दिया गया बयान को साधारण मामले में जो कोर्ट है उसको सबूत नहीं मानती है, लेकिन यूएपीए में इसको सबूत माना जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसके अंदर में क्या है कि इसमें मानवाधिकार यानी ह्यूमन राइट्स का सबसे बड़ा वायलेशन हो रहा है। इसमें पुलिस का काम किसी को दोषी साबित करना नहीं है। यहां हुआ या हो क्या रहा है कि मुलजिम को, जो एक्यूज्ड है, जो गिरफ्तार है, उस पे आपने एक बार इल्जाम थोप दिया और आप उसी से कह रहे हैं कि आप अपनी मासूमियत को और अपने इनोसेंस को साबित कर दिए। जबकि कानून ये कहता है कि जब तक किसी इंसान के ऊपर जुर्म साबित ना हो जाए तब तक वो मुजरिम नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि उमर खालिद जैसे एक बहुत ही संजीदा, बहुत ही पढ़ा लिखा, ज़हीन और समाज के मुद्दों के साथ सरोकार रखने वाले शख्स को इसलिए फंसाया जा रहा है कि वो किसी खास समाज, किसी खास धर्म, किसी खास समुदाय में पैदा हुआ है और उसके खिलाफ तरह तरह के अफवाह और प्रोपेगेंडे फैलाए गए हैं। यह मामला हमने 2016 में भी देखा गया कि उनके खिलाफ देशद्रोह का झूठा मुकदमा लगाया गया। आज तक पुलिस देशद्रोह के मुकदमे को साबित करने में नाकाम रही है। तरह तरह के फर्जी वीडियो बनाए गए, उनके खिलाफ तरह तरह के इल्ज़ाम लगाए गए। लेकिन मैं जानता हूँ, मैं उमर खालिद को जानता हूँ कि उमर खालिद एक निहायत ही सच्चे, सीधे साधे आम इंसान है जो आपके और हमारे तरह हैं। वो भी हंसते हैं, वो भी बोलते हैं, वो भी बात करते हैं, वो भी गाना सुनते हैं, वो भी फिल्म देखते हैं, सब कुछ करते हैं जो आप और हम करते हैं। वो भी आपके तरह घूमना फिरना सब कुछ पसंद करते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि सांप्रदायिक और कट्टर राजनीति में उनको ऐसा प्रस्तुत किया जा रहा है जैसे कि वो इंसान ही नहीं हो।
इसलिए ये हमारी जिम्मेदारी है कि आज हम उमर खालिद और उनके साथियों के साथ खड़े हों। अगर आज हमने उनका साथ नहीं दिया तो शायद हम भी अपनी बात रखने के लिए शायद आज़ाद ना हो, शायद हम लोगों को भी सरकार अगले दिन उठा ले। इसलिए लोकतंत्र को अगर लोकतंत्र बनाए रखना है तो इन काले कानून के खिलाफ, इन दमनकारी नीतियों के खिलाफ, ये तानाशाही सरकार के खिलाफ हमें खड़ा होना होगा और हमें हिंदू मुसलमान के चश्मे से इस मसले को नहीं देखना होगा। और उमर खालिद जैसे होनहार और उनके जैसे एक बेहतरीन इतिहासकार को, जिसके अंदर गरीबों के लिए एक दिल है, इन लोगों के साथ खड़ा होना हम सब लोगों की जिम्मेदारी और फर्ज है।